बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेप्रिसिएशन इंट्रोडक्शन, जो कि एक्सरसाइज 1.7 बिजनेस अरिथमेटिक चैप्टर 1 जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स का है उस पर ये बेस कर रहा है। तो इसके अंदर हम आपको इनफैक्ट क्या बताने जा रहे हैं, मैं आपको शुरू में ही इसका कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डेप्रिसिएशन को डिस्कस करेंगे। डेप्रिसिएशन बिल्कुल बेसिक लेवल पर, इसको हम डेप्थ में नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आईकॉम लेवल पर है और बिल्कुल इसको जितना कि एक्सरसाइज में रिक्वायर्ड है उतना हम इसको डिस्कस करेंगे। डेप्थ में मैंने इसको थोड़ा काफ़ी स्टडी किया हुआ है। आईकॉम पार्ट 2 के अंदर डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग में एक चैप्टर है, वहाँ पर इसको मैंने कोशिश की है जितना मैं इसको डीपली डिस्कस कर सकता हूँ वहाँ पर मैंने किया है, तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने इसकी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अच्छा, अब आप देखो कि इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। टाइप्स में हम इसके पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जो फिक्स्ड है उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, और जो दूसरा इसका मेथड है जो कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ये तो हो जाएगा, इसके वाले से हमें कुछ आइडिया हो जाएगा डेप्रिसिएशन ये होता है। और इसमें जो मेन टाइप्स हैं उसमें एक का नाम ये है, दूसरी का नाम ये है, और उसमें इन दोनों में डिफरेंस ये होता है। तो इन दोनों की बेस पर ही आगे हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, एक तो हो जाएगा इतना सा। तीसरी जो चीज़ हमें इसमें करनी है वो है फॉर्मूलाज को देखना है। अब फॉर्मूलाज कौन कौन से देखेंगे, देखिए हमें फिक्स्ड के भी फॉर्मूलाज देखने हैं और डिमिनिशिंग के भी फॉर्मूलाज देखने हैं। 3 फॉर्मूलाज फिक्स्ड के हैं, 3 फॉर्मूलाज ही आपके जो है वो डिमिनिशिंग के हैं। अब वो 3 फॉर्मूलाज कौन से हैं, एक जो मेन कैटेगरी है, मेन कैटेगरी ये है कि आपको सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालना आना चाहिए, फिक्स्ड में भी और डिमिनिशिंग में भी। यानी डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है एक हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरी जो चीज़ इसके अंदर हमें करनी है वो है कि डेप्रिसिएशन का रेट बाज़ दफ़ा हम एमसीक्यूज में कहीं आ सकता है ये कहीं पे क्वेश्चन में, तो हमें डेप्रिसिएशन का रेट कैसे निकालेंगे, अगर वो डेटा देते तो हम रेट कैसे निकालेंगे, रेट फाइंड करने का फॉर्मूला। और तीसरी चीज़ है कि एसेट की डेप्रिशिएट होने के बाद वैल्यू कितनी बचती है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि वो कैसे आती है। ये 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आइए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। यही चीज़ें यानी इनके डेफिनेशन और टाइप्स और पॉइंट्स और तीन फॉर्मूलाज, और ये जो लेक्चर है ये यहाँ पे एंड हो जाएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन इसकी, वो बात कर रहा है कि डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन अकाउंट ऑफ यूज। कि जो डेप्रिसिएशन है ये क्या है, ये ग्रेजुअल डिक्रीज है इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। कि ये जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट आपको अकाउंटिंग में आपको पता है फिक्स्ड एसेट कौन कौन से होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उसमें आपकी बिल्डिंग आ जाती है, आपका फर्नीचर आ जाता है, आपकी मशीनरी आ जाता है, प्लांट आ जाता है, इस तरह करके चीज़ें आ जाती हैं। ऑल्दो कि लैंड भी उसमें आता है फिक्स्ड में, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन नहीं होता। ये क्यों नहीं होता मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वैसे मैंने एक जगह इसको पहले डिस्कस किया हुआ है, स्पेशली आईकॉम पार्ट 2 में। तो अगर आपको पता है कि लैंड पर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं होता तो उसके क्या रीज़न है, कमेंट्स में मुझे बताइएगा। तो एक तो ये हो गया कि फिक्स्ड वैल्यू जो है एसेट की, जो फिक्स्ड वैल्यू उसमें जो डिक्रीज आता है ऑन अकाउंट ऑफ यूज, उसके इस्तेमाल करने से, उसको हम क्या कहते हैं, नाम दे देते हैं डेप्रिसिएशन। अच्छा देखिए, ये डेफिनेशन जो है ना, ये वाली डेफिनेशन, ये एक एंगल से ठीक है लेकिन किसी दूसरे एंगल के ऊपर ये फिट नहीं बैठती। हम ये कह देते हैं कि डेप्रिसिएशन की ना कोई एक डेफिनेशन नहीं है, इसको डिफरेंट जो स्कूल ऑफ थॉट है उन्होंने डिफरेंट तरीके से इसको जो है वो डिफाइन किया हुआ है। तो हम इसको बेसिक लेवल पे यही डिफाइन करते हैं। बाकी डेप्थ में इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है जिसको हम अभी डेप्थ में देखने नहीं जा रहे हैं। अभी हम इसको बिल्कुल बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। तो मीन्स क्या होगा कि आप यही जहन में रखेंगे कि एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है उसके इस्तेमाल की वजह से, उसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। यानी आप कोई भी चीज़ नया एसेट आपने खरीदा, चाहे वो आप सपोज कर लो कार खरीदते हो, जैसे जैसे यूज़ करते जाओगे उसकी क्या होगी, वैल्यू में कमी होगी उसके यूज़ की वजह से। ठीक है, तो वो हम जो होगा उसे हम कहेंगे कि ये उसका डेप्रिसिएशन है। तो अब इसकी टाइप्स हैं। टाइप्स डेप्रिसिएशन की बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें जो मोस्ट फेमसली कॉमनली यूज होती हैं वो 2 हैं, और जो हमारी एक्सरसाइज है ये इन्हीं 2 पर बेस कर रही है, लिहाजा हम इन 2 को ही डिस्कस करेंगे। देयर आर द मेनी टाइप्स ऑफ द डेप्रिसिएशन, हाउएवर द मेन टाइप्स आर 2 एंड दीज आर एज अंडर fixed installment method and the diminishing balance method. These are the 2 most commonly used types of the depreciation. So let's discuss them. Fixed installment method. Under this method of the depreciation, the amount of the depreciation remains fixed each year या every year. यानी इसमें क्या होता है कि जो आपकी डेप्रिसिएशन है उसकी जो अमाउंट है वो हर साल फिक्स रहती है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स रहती है। मतलब अगर डेप्रिसिएशन सपोज कर लो 1000 रुपये आया तो पहले साल 1000 है तो दूसरे साल भी 1000 होगा, तीसरे साल भी 1000 होगा, चौथे साल भी 1000 होगा,
5वें साल भी 1000 होगा, एंड सो ऑन, जब तक उसकी लाइफ है तो वो डेप्रिसिएशन उसका थ्रू आउट फिक्स रहता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिक्स्ड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी इसको कहा जाता है। अच्छा, एक चीज आपने यहाँ पे देखनी है, मुझे आप इसका आंसर बताइएगा कि अगर एक एसेट है उसका डेप्रिसिएशन पहले साल आया है 1000, तो अगले साल उसका 6 माह का डेप्रिसिएशन भी 1000 होगा या वेरी करेगा? इसका आंसर अगर आप देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में जरूर इसका बताइएगा। क्वेश्चन लिख करके, ये क्वेश्चन था और उसके अकॉर्डिंगली ये इसका आंसर बनता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट। यानी जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं ये हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है? उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर। ओरिजिनल कॉस्ट से क्या मुराद है? यानी एक एसेट इनफैक्ट जो है वो कितने का खरीदा गया है, और कॉस्ट आपको अच्छी तरह पता होगी। ये भी एक पॉइंट है जहां पे इसकी शायद एलेबोरेशन की ज़रूरत है कि हम कॉस्ट इनफैक्ट किसे कहते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक एसेट जो है वो 10,000 का खरीदा, लेकिन उस पर 1000 रुपया खर्चा आया उसके आने ले जाने के ऊपर, तो वो भी उसके अंदर ऐड हो जाता है, जो कि उसका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो मतलब अगर वो है तो इसमें ऐड हो जाता है, तब बनती है कॉस्ट। एनी हाउ, हम ये कहेंगे कि कॉस्ट पे आपका डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट होना है। इट्स रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन आल्सो रिमेन फिक्स्ड। अब इट्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आल्सो, इसका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो भी फिक्स रहता है। यानी एक तो डेप्रिसिएशन फिक्स रहता है, दूसरा उसका रेट फिक्स रहता है। तो मींस के एक तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट फिक्स रहेगी, दूसरा रेट भी फिक्स। रेट से हमारा जैसे 5% है तो 5%, 3% है तो 3%, 10% है तो 10%, ठीक है। रेट भी फिक्स रहेगा और अमाउंट भी हर साल, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर पीरियड, यानी कि मंथ का, 6 मंथ का, 9 मंथ्स का, हर साल ईच ईयर अमाउंट उसकी फिक्स रहती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। इसी वाले मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं अगर आप इसका ग्राफ बनाओ तो आप ईयर्स को ले लो एक्स एक्सिस पर और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को वाई एक्सिस ले लो। सपोज कर लो 1000 रुपए डेप्रिसिएशन है, अब पहले साल भी 1000, दूसरे साल भी 1000, तीसरे साल भी 1000, चौथे साल भी 1000। अगर आप इसको पॉइंट्स को मिलाओगे ना तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। इट इज आल्सो टर्म्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है। ये तो थे कुछ पॉइंट्स इसके। अब आइए इनके फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं। पहला है फाइंडिंग डेप्रिसिएशन अमाउंट, कि हम डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करते हैं। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट अंडर द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इज कैलकुलेटेड बाय द 2 फॉर्मूलाज। इसके डेप्रिसिएशन निकालने के 2 फॉर्मूलाज, एक जब स्क्रैप वैल्यू गिवन हो और एक जब स्क्रैप वैल्यू ना हो और खाली उसका रेट गिवन हो। अब देखिए, जब स्क्रैप वैल्यू दी होती है, व्हेन स्क्रैप वैल्यू इज गिवन, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? उसकी जो सॉल्वेज वैल्यू, मतलब क्या होती है ये स्क्रैप वैल्यू? कि आपने देखा होगा स्क्रैप क्या होता है, यानी जो कबाड़िए का माल है। सपोज कर लो आपने फर्नीचर खरीदा था, लोहे की कुर्सियां थी, अब वो यूज हुई 5 साल के बाद, अब आपने कहा कि अब इनको रिप्लेस होना चाहिए, लाइफ एंड होगी, लेकिन क्या वो बिल्कुल बेकार हो गई, गायब हो गई? अभी भी वो किसी न किसी कीमत की बिक सकती है कबाड़िए को। जितनी कीमत की वो स्क्रैप में चली जाएंगी वो उसकी स्क्रैप वैल्यू कहलाएगी। ये आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हो गया ना, कि मतलब आपका माल बिक गया, उसके बदले में कुछ पैसा आ गया, तो ये तो रिटर्न हो गया ना एसेट की बेस पर। अब आप इसमें देखिए कि डेप्रिसिएशन हम जब स्क्रैप वैल्यू को देता है तो कैसे निकालते हैं? नॉर्मली होता है कॉस्ट बाय लाइफ, कि जितनी एसेट की कॉस्ट है उसको उसकी लाइफ पे डिवाइड कर दो। 5 साल है तो 5 साल पे डिवाइड, 10 साल है तो 10 साल पे डिवाइड। अगर डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है उसमें स्क्रैप वैल्यू गिवन हो तो आपने उस कॉस्ट में से माइनस करना, यानी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। ये होगा इसका फॉर्मूला डेप्रिसिएशन निकालने का फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में। अब जब रेट गिवन हो तब क्या करना है? तब ये होगा सीधा कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दो रेट के साथ। जितनी कॉस्ट दे रखी है उसको जितने % रेट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका डेप्रिसिएशन। यानी डेप्रिसिएशन अगर रेट दे तो ये तरीके से, और अगर वो स्क्रैप वैल्यू दे और कॉस्ट और लाइफ दी हो तो इस तरीके से आप डेप्रिसिएशन फिक्स्ड मेथड में फाइंड करते हैं। ये हो गया। अब है कि रेट कैसे फाइंड करना है डेप्रिसिएशन का। तो फिक्स्ड में हम रेट कैसे फाइंड करते हैं? रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन इज फाउंड एज फॉलोज। कैसे? जिसका रेट निकालना होता है वो हमेशा ऊपर आता है, और जिसकी बेस पे निकालना होता है वो डिवाइड होता है, वो डिवाइड करता है उसको। तो अब हमें रेट किसका निकालना है? आपने वो प्रॉफिट लॉस वाला देखा ना, कि प्रॉफिट का रेट निकालना होता तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई 100 करते थे, लॉस का रेट निकालने के लॉस बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई 100 करते थे। तो यहाँ पे किसका रेट निकाल रहे हैं? डेप्रिसिएशन का। तो जिसका रेट निकालना है वो हमेशा ऊपर आएगा, मतलब डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। इफ देयर इज अ स्क्रैप वैल्यू देन यू हैव टू डिडक्ट द स्क्रैप वैल्यू फ्रॉम द कॉस्ट। सिंपल, यानी डेप्रिसिएशन को डिवाइड करेंगे रिमेनिंग उसकी वैल्यू के ऊपर, यानी स्क्रैप के बाद जो वैल्यू बच रही है, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो, जो डिफरेंस आएगा उस पर डिवाइड करना है। और 100 से मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्योंकि परसेंटेज में लेके जाना है।
ठीक है, ये हो गया रेट। लेकिन ये किस तहत फॉर्मूला है? ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला है। अब है तीसरा जो कि आखिरी है, फाइंडिंग द डेप्रिशिएटेड वैल्यू, और ज्यादातर क्वेश्चन आपके 1.7 एक्सरसाइज के इसी पर बेस कर रहे हैं। कहता है डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ एन एसेट इज द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट। बुक वैल्यू का मतलब है एसेट आपकी बुक्स में कितने का शो हो रहा है। मतलब क्या है कि एक एसेट है, उसकी कॉस्ट सपोज कर लो कि 10,000 थी, और आपने कहा कि इसकी लाइफ 10 साल है, स्क्रैप वैल्यू इसकी 0 है, हर साल ये हजार डेप्रिशिएट होता है। अब आप आपसे पूछ ले कि चाहिए बताओ कि 3 साल बाद मेरे पास एसेट कितने का रह जाएगा। देखो 10,000 का है, और पहले साल हुआ 1,000 रुपए का डेप्रिशिएट, दूसरे साल भी 1,000 का, तीसरे साल भी 1,000 का, तो कितना डेप्रिशिएट हो गया? 3,000। तो 10,000 में से 3,000 निकल जाएगा, बाकी बच जाएगा 7,000। 7,000 क्या है? ये है उसकी बुक वैल्यू, ये है उसकी रिमेनिंग वैल्यू, ये है उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू, कि डेप्रिशिएट होने के जो बाद आ रही है। समझ लगी? तो वो कहता है कि विच इज यूजुअली ईयर पीरियड की वो बात कर रहा है। डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ एन एसेट अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इज फाउंड एज अंडर। इसको कैसे फाइंड करते हैं? v इज इक्वल टू सी माइनस एन डी। सी यानी कॉस्ट में से आपने एन डी माइनस कर देना। डी क्या है? डी है डेप्रिसिएशन, और एन है जितने साल का डेप्रिसिएशन। जैसे मैंने भी कहा ना कि हर साल डेप्रिशिएट हो रहा है 1,000 रुपया, तो हम यहाँ पे 1,000 लिखेंगे। कितने साल? 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, तो 3 को 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3,000 आएगा। कॉस्ट कितनी थी? 10,000। 10,000 में से 3,000 निकाल दो तो वैल्यू कितनी बच गई? 7,000। तो वी क्या है? वैल्यू ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। ये साल के आखिर पर, 2 साल के आखिर पर, 3 साल के आखिर पर, 4 साल के आखिर पर, कहीं पे भी हो सकती है। और अगर उसकी लाइफ ही एंड हो गई तो उसकी वैल्यू एंड पे कितनी होनी चाहिए? 0। ऐसे है ना? यानी मैं कहूँ कि एसेट की लाइफ थी 10 साल, और 10,000 का वो था, और 10 और 1,000 अगर वो हर साल डेप्रिशिएट हो, तो बताओ 10 साल बाद कितने का होगा? तो उसकी जब लाइफ ही 10 साल थी, और अगर उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो कितने की उसकी वैल्यू होगी? 0 होगी। मीन एसेट फुली तौर पर डेप्रिशिएट हो जाएगा उसकी, यानी बुक वैल्यू 0 होगी। तो सी क्या है? कॉस्ट ऑफ एन एसेट, और एन क्या है? नंबर ऑफ द पीरियड, और डी जो है वो अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन है। देखें, अगर डी एनुअल है तो ये जो होंगे ये नंबर ऑफ ईयर होंगे, ये नंबर ऑफ ईयर होंगे। अगर डी मंथ्स में है तो ये मंथ्स में होंगे। यानी डी और एन सिंक करना चाहिए, मतलब जैसा डी वैसा एन। ये बात आपने देख लेनी। नॉर्मली साल में ही होता है, लेकिन दैट माइट बी इन द क्वेश्चन के वो आपको दे देता है कि यार ये मंथली डेप्रिसिएशन है, और इतने मंथ बाद बताओ एसेट की बुक वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो अब आपको मंथ के हिसाब से उसको देखना है। तो ये उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ लगी होगी। तो ये तो था स्ट्रेट लाइन। अब इसी के साथ है डिमिनिशिंग। वो कहते हैं द मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन अंडर विच द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन फिक्स्ड। रेट तो फिक्स है, बट लेकिन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूस करती है, डिफरेंट यानी कम होती है। ईच ईयर इज कॉल्ड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रेट लाइन है उसके अंदर आपका रेट भी फिक्स रहता है और अमाउंट भी फिक्स रहती है, लेकिन डिमिनिशिंग के अंदर आपका जो रेट है वो तो फिक्स रहता है, लेकिन अमाउंट हर साल कम होती चली जाती है। बात करता है कि डेप्रिसिएशन अंडर दिस मेथड इज कैलकुलेटेड ऑन बुक वैल्यू। इसमें हम बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, जो फिक्स्ड मेथड था उसमें कॉस्ट पे कैलकुलेट करते थे। इट इज आल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसको रिड्यूसिंग बैलेंस कहते हैं, और उसका दूसरा नाम क्या था? स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो वो कहते हैं समटाइम इट इज आल्सो टर्न्ड एज डिक्लाइनिंग बैलेंस। डिक्लाइन का मतलब भी कम होना, डिमिनिश का मतलब भी कम होना, रिड्यूसिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग बैलेंस, डिक्लाइनिंग बैलेंस, या बुक वैल्यू मेथड भी समटाइम इसको कहा जाता है। तो ये है इसके अदर नेम। अब आइए इसके अमाउंट देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, और उसका रेट कैसे निकालते हैं, और उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, और लेक्चर एंड हो जाएगा। फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज फाउंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। डेप्रिसिएशन अमाउंट इज इक्वल टू द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट मल्टीप्लाई रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन। मतलब क्या है कि उसकी बुक वैल्यू को आपने रेट के साथ मल्टीप्लाई, वहां पे कॉस्ट को रेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे बुक वैल्यू को रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहले साल बुक वैल्यू और उसकी जो कॉस्ट होगी वो सेम होगी। पहले साल नया एसेट लाया, अब वो कितना है जी? 10,000 का। डेप्रिशिएट हुआ, डेप्रिशिएट 0 है, डेप्रिसिएशन 0 है, तो पहले साल उसकी बुक वैल्यू और उसकी जो कॉस्ट होगी वो सेम होगी ना पहले साल, तभी भी डेप्रिशिएट हुआ ही नहीं है, तो कुछ उसमें से माइनस होना भी नहीं है। तो हम पहले साल तो ये कह सकते हैं कि कॉस्ट को ही रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अगले साल तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो बैलेंस बचा डेप्रिशिएट होने के बाद, यानी सपोज कर लो कि 10,000 का है और पहले साल वो 1,000 रुपये डेप्रिशिएट हुआ, तो 10,000 में से 1,000 निकाल दो, पीछे बच गया 9,000। अब अगले साल आपको जो डेप्रिसिएशन लेना है वो 9,000 पर लेना है। ठीक है, यानी 10% अगर डेप्रिसिएशन है तो हमने 10,000 का 10% ले लिया, वो 1,000 आ गया, 10,000 में से 1,000 निकाल दिया, 9,000। अगले साल हम 9,000 पर 10% लेंगे तो वो 900 आएगा। तो देखिए पहले साल था आया 1,000 और दूसरे साल आया 900,
बढ़ा या कम हुआ? कम हो गया ना, पहले साल 1000 आया, दूसरे साल 900 आया, तो 1000 से 900 कम हो गया 100। ये अब उसमें से माइनस होगा 9000 में से, पीछे बचेगा 8100। अब अगर इस 8100 पर अगर 10% लें तो आएगा 810। अब देखो पहले साल आया 1000, दूसरे साल आया 900, तीसरे साल आया 810, कम होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। इसी वजह से कहते हैं डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इनकी हम एग्जांपल कर रहे हैं आगे, लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा हिंट देता जा रहा हूँ चीज़ों के बारे में। अगला लेक्चर इनकी एग्जाम्पल पर ही है। देखिए नेक्स्ट वो बात कर रहा है कि फाइंडिंग द डेप्रिसिएशन रेट व्हेन द, ये मैंने बता दिया कि डेप्रिसिएशन अमाउंट, ये आगे की बुक वैल्यू को हमने रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, डेप्रिसिएशन का रेट। और रेट कैसे फाइंड करेंगे? व्हेन डेप्रिसिएशन अमाउंट एंड द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट इज गिवन एंड देन इट्स रेट इज फाउंड एज फॉलोज। डेप्रिसिएशन को उसकी बुक वैल्यू पे हम डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई, उसी तरह जैसे कि स्ट्रेट लाइन में था। तो लेकिन वो ये था कि स्क्रैप वैल्यू लेस करके हम कर रहे थे और यहाँ पे उसकी बुक वैल्यू आ रही है। और तीसरी जो कि अहम चीज़ है, और ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन जो है ना आपके 1.7 एक्सरसाइज के, वो सिर्फ इस फॉर्मूला पर बेस कर रहे हैं। 90% क्वेश्चंस ऑफ द 1.7 एक्सरसाइज ऑफ द बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 आर बेस्ड ऑन द फॉर्मूला v इज इक्वल टू c/1 माइनस r की पावर n, इस पर बेस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए वो कहता है डेप्रिशिएटेड वैल्यू फाइंड करना, बुक वैल्यू फाइंड करना। Depreciated value are the book value of an asset at the end of the year under diminishing balance method for any particular period of the time is calculated as under, जैसे v is equal to c/1 minus r। अब इसमें v क्या है? वैल्यू ऑफ एन एसेट। c क्या है? v मतलब वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, कब? ठीक है, ये v होगी वैल्यू, बुक वैल्यू। और सी क्या है? कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, यानी वो एसेट खरीदा कितने का गया था, 1 कांस्टेंट, और माइनस आर जो है ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, और एन उसकी लाइफ है, ये कि पावर के तौर पर है। ये फार्मूला हम यूज करेंगे और इसी फार्मूला के तहत हम सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो करेंगे। बस ये था लेक्चर, कंप्लीट इंट्रोडक्शन यहाँ पर आ गया। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको जल्द से जल्द आंसर करने का। और बस ये था। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।